हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के जीके के क्वेश्चन करेंगे जो ACIO एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए हैं। अब देखो, ये 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 180 क्वेश्चन हो गए 2025 से। अगर आप SSC CGL 2026 की तैयारी कर रहे हो, जो एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद होगा, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्वेश्चन, क्योंकि इसके लेवल बहुत अच्छा रहता है। एक बार आप क्वेश्चन देखो, मैं बिल्कुल डिटेल के साथ कराऊंगा आपको सभी क्वेश्चन। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट से 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोक डांस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मिजोरम कॉल्ड? चेराओ। और इस चेराओ का दूसरा नाम है बेम्बू डांस। अब देखो इमेज में, ये बेम्बू की लकड़ियों के साथ डांस किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है बेम्बू डांस। और बेम्बू से क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेम्बू चाइना में होता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में। वर्ल्ड बेम्बू डे हम 18 सितंबर को बनाते हैं। उसके बाद कल ही मैंने ओजोन लेयर से क्वेश्चन कराया था, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को बनाते हैं। उसके 2 दिन बाद याद रख लो बेम्बू डे, सभी याद रखने हैं। और बेम्बू दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है, जो सबसे तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो बेम्बू है ये प्लांट नहीं होता, ये ग्रास का टाइप होता है, घास होता है। ये क्वेश्चन SSC CPO 2017 में पूछा गया था। लेकिन इसको मैंने तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट क्यों कहा? क्योंकि देखो, जर्नली हम इसको प्लांट में काउंट कर लेते हैं जब हम तेज़ी से बढ़ने वालों की बात करें तो। अगर अदरवाइज ये क्या है, एक घास का टाइप है। ये क्वेश्चन DSSS 2022 में पूछा गया है। इतनी डिटेल में क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद अब मैं मिजोरम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत कम बच्चे ठीक कर पाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जंगल फॉरेस्ट किस राज्य में है? सभी बच्चों को पता है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट वो है मिजोरम में। ये बहुत कम बच्चों को पता है, इसमें गलती करते हैं। और उसके बाद मिजोरम से पूछता है, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यहाँ पे सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य पूछता है कौन सा है। सबसे लास्ट में ये मिजोरम से होकर गुजरती है। अब चलिए मिजोरम के फैक्ट शीट पर आ जाओ। मिजोरम से डांस, 3 डांस याद रख लो, 4। एक तो चिराओ आपने याद कर लिया। उसके बाद जिन डांसों के पीछे लाम LAM लगता है, वो ये मान लो कि मिजोरम से हैं। ठीक है, याद करने का तरीका पता लग गया। जांगतालाम, चाइलाम, कुलाम। उसके बाद फेस्टिवल में इनके पीछे लगता है कुट, ये भी कुट। और एक और ये बहुत बार पूछा गया है, एंथोरियम। 2-3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, डांस फेस्टिवल हो गई। उसके बाद ये पूछता है कि मिजोरम राज्य कब बना? 1987 में। 1987 में भारत के 3 राज्य बने थे। 23वां राज्य भारत का मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। 2011 के सेंसस से 2 क्वेश्चन पूछता है मिजोरम से, बहुत कम बच्चे सही कर पाते इन क्वेश्चनों को। भारत की सबसे साक्षर यानी जो पढ़ी लिखी डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है? वो है सेरीचिप, जो कि है मिजोरम में। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है? ये तो बच्चे को पता है, सिक्किम की है। लेकिन एग्जामिनर दूसरे नंबर पे पूछता है, दूसरे नंबर पे सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? वो है मिजोरम की। जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा ना, वही एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन भी पता आपको कितना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखो, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनके पास लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 3 राज्य, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये ऐसे 3 राज्य हैं जिनके पास पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अब इनको याद कर लो। देखो, इसमें भी मिजोरम है, इसमें नागालैंड भी है, लेकिन इसमें सिक्किम की जगह मेघालय आ गया। वो आपको याद करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? संविधान में 42वें संशोधन के दौरान किस शब्द को या कि कौन सा फीचर को जोड़ा गया था, लाया गया था? इंसर्टेशन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर को
प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसके साथ एक और वर्ड था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। अब 42वें संविधान संशोधन से बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि संविधान का स्ट्रक्चर ही बदला गया था एक प्रकार से। ये पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के दौरान, जो कि 1976 में हुआ था, भारत की लीडर कौन थी? इंडिया की सबसे टॉप में पावर लीडरशिप थी जब इंदिरा गांधी जी की, यानी उस समय ये हमारी पीएम थी। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इस पर अब सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती हैं। एक बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, हर बार एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। कोई भी बेफालतू चीज़ नहीं कराऊंगा, ये मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के दौरान ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। अब फंडामेंटल ड्यूटी से देखते हैं क्या क्या पूछता है एग्जामिनर। आ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया था, और इसको जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। एक चीज़ में और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमारा संविधान अपनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 का हुआ था। अपनाया 26 जनवरी 1949 को, इसलिए ही हम 26 नवंबर को संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये पूछता है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? 10। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A और आर्टिकल 51 में रखा गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, इसलिए अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और ये जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके दौरान राइट टू एजुकेशन यानी 6 से 14 साल एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी किया गया बच्चों को, और राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में रखा गया है। और डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में भी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोस्टल स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर इज रेफर टू एज नॉर्थ सिरकार कोस्ट। अब एक बार मैप पे आओ, मैप पे अच्छे से प्रकार से समझाऊंगा। ये पूछ रहा है कृष्णा और महानदी, ये है कृष्णा नदी और ये है महानदी, इनके बीच का ये प्लेन, कोस्टल प्लेन, इसको कहते हैं नॉर्थन सिरकार, ठीक है। इससे ऊपर जो ये ओडिशा वाला इलाका लगता है, क्योंकि महानदी ओडिशा में है, ओडिशा में ही महानदी है, और इसी के ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये है उत्कल, जनगण मन में उत्कल आता है, उसका मीनिंग पूछता है किस राज्य से संबंध है, ओडिशा से है। ये एरिया हो गया नॉर्थन सिरकार, और ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट डैम बना हुआ है, नागार्जुन सागर। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये पूछता है एग्जामिनर बार बार। अब आओ और बाकी ऑप्शनों पर। कोरमंडल कोस्ट किस किस को कहते हैं? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, उसको हम कोरमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मालाबार कोस्ट, ये है कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ तक है। कर्नाटक के साउथ में जो भी ये कोस्टल एरिया है, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, जो कि केरल के तटीय रेखा लगती है इसकी। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्नाटक कोस्ट, और यहाँ पे है मुंबई, और ये है गोवा। गोवा से मुंबई तक कोंकण कोस्ट, और ये काठियावाड़, और ये रन ऑफ कच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड आउट दैट हार्मोनी मस्ट बी मेंटेन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी? मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1980 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था देखो, बताता हूँ डिटेल के साथ। ये जो मिनर्वा मिल्स है, ये कपड़े बनाने की कंपनी थी। डीपीएसपी के अंदर सरकार ने लागू की थी 1900, जो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 वाला अमेंडमेंट हुआ था 42वां। उसके बाद सरकार इसको नेशनलाइज करना चाहती थी इस कंपनी को,
क्योंकि डीपीएसपी में हमें ये बताया गया कि हमें सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करना है, इसलिए सरकार चाहती थी कि नेशनलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को। लेकिन इन्होंने केस कर दिया कर्नाटक हाई कोर्ट में। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि सरकार सही है, सरकार लोगों का फ़ायदा चाह रही है। लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए मिनर्वा मिल्स वाले, क्योंकि इनके तो फंडामेंटल जो राइट है उनका हनन हो रहा था। इनके फंडामेंटल राइट 14 जो कि है राइट टू इक्वलिटी, और 19(1)(g जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात की गई है, इसका हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वालों का साथ दिया और ये कहा कि ये असंवैधानिक है जो सरकार का डिसीजन है। इसलिए इस केस के बाद जो फंडामेंटल राइट हैं और डीपीएसपी हैं इनमें बैलेंस बनाया गया कि फंडामेंटल राइट यहाँ तक सही है और डीपीएसपी यहाँ तक सही है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे आओ, इंदिरा सवने और यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की गई है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को लिमिट कर दिया था कि आप संविधान में ज़रूरत से ज़्यादा कहने का मतलब है कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसमें जो फंडामेंटल राइट है ना, इस पे बात कही थी कि आप ज़्यादा इसको कट नहीं कर सकते, न ही कर्टेल कर सकते। अगर आप ये काम करोगे तो हम आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुर्रेजन 1951 वाला केस में भी यही बात हुई थी कि जो फंडामेंटल राइट है ना, ये डीपीएसपी के द्वारा ओवरराइड नहीं किए जा सकते। अबाउट डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आती हैं। ये वेलफेयर स्टेट का निर्माण करती हैं। सरकार वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना चाहती थी, इसलिए ही तो इसको नेशनलाइज किया था, ठीक है। लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं तभी तो ये मिनर्वा मिल्स वालों ने केस किया सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद 2 डीपीएसपी बहुत ज़रूरी हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51। ये बार बार पूछता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन इंटरप्रेटेड एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 बाय सुप्रीम कोर्ट। राइट टू वोट, देखो जो ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन राइट टू वोट नहीं आता। राइट टू वोट के लिए तो हमारे संविधान में एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 326। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है, यानी जो भी 21 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है। पहले क्या होता था, जो 21 साल से ऊपर है वही वोट कर सकता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, इसके बाद वोटिंग एज को 21 से 18 वर्ष कर दिया। ये लागू कब हुआ था? 1989 में। और वोट से संबंधित एक और चीज़ है, नेशनल वोटर्स डे। ये हम बनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और जो फिलहाल में इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। जून 2026 के अनुसार बता रहा हूं मैं। आर्टिकल 21 हो गया, और एक है आर्टिकल 21 जो आपने पढ़ लिया, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है ये, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस इन 2014 टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? मेक इन इंडिया। और इसी 2014 में और बहुत सारी स्कीमें आई थी। सबसे ज़रूरी है स्वच्छ भारत, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी, क्योंकि गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, तो उनके जन्मदिन पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आओ, अटल इनोवेशन स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की शुरुआत 2011 में की गई थी।
फर्स्ट ऑप्शन रह गया स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और स्मार्ट सिटी और सबसे ज़रूरी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है डिजिटल इंडिया, इन तीनों की शुरुआत भी 2015 में ही हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म रिफॉर्म विद ए ह्यूमन फेस इन इंडियन इकोनॉमी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फोर्थ, इक्विटी फोकस्ड लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इक्विटी फोकस्ड लिबरलाइजेशन का मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि देश की तरक्की तो होनी चाहिए, जीडीपी में तो ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ लोगों को सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है सरकार को गरीब तबके का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जीडीपी तो जा रही है ऊपर, लेकिन जो गरीब तबका है वो बेचारा बेहाल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेड फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है? इसमें सरकार सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ध्यान देती है, मेन फोकस यही रहता है। स्टेट मोनोपोली इन वेलफेयर, इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसका 100% कंट्रोल होता है वेलफेयर और इकोनॉमी पर। ग्रोथ प्राइवेटाइजेशन ओवर इंक्लूशन, ये मान लो इसका सिर्फ उल्टा ही हो गया, इसमें सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, इंक्लूशन पर ध्यान नहीं देना, यानी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट, which strategic disinvestment in the aviation sector marked a significant move in the Indian government's privatization effort in 21st century? Merger of Indian Airlines with Air India। देखो, इसके दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, दूसरा भी ठीक हो सकता है, लेकिन है ये फोर्थ ऑप्शन ठीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो जो मर्जर है इंडियन एयरलाइन का एयर इंडिया के साथ, ये हुआ था 2007 में, क्योंकि जो इंडियन एयरलाइन है ये देश के अंदर चलती थी और जो एयर इंडिया है ये देश के बाहर चलती थी। सरकार ने इन दोनों को मिलाकर इसका नाम कर दिया था NACIL, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो सरकार ने कौन सी स्ट्रेटेजिक मूव चली थी ताकि लोगों को इसका पता ही ना चले। मतलब सरकार ने तैयारी कर ली थी कि हम इस सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलेंगे। क्यों? क्योंकि NACIL बन गया था। सरकार देखो एविएशन जितना बड़ा सेक्टर है इंडिया में, उसको एकदम से 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों का ओपिनियन भी बनता है फिर, और फिर बाद में ये भी बातें होती हैं वोटिंग के टाइम पर कि सरकार ने देश बेच दिया, एयरलाइन बेच दी। तो NACIL बना के बाद में इसका नाम कर दिया एयर इंडिया लिमिटेड। अब देखो ये भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, ये एक प्रकार से गवर्नमेंट ही थी लेकिन लिमिटेड कर दिया। ये सरकार ने स्ट्रेटेजिक मूव 2007 में चल दिया था। लेकिन जो ऑप्शन दूसरे पे आओ, इसमें ये काम हुआ था 2022 में। 2022 में एयर इंडिया को 100% टाटा ग्रुप को बेच दिया था, इसलिए सबसे पहले हुआ था 2007 में, और ये इससे 2022 वाले से भी बड़ा एक डिसइन्वेस्टमेंट था एविएशन सेक्टर में, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आओ फर्स्ट ऑप्शन पे, लॉन्च ऑफ एयर एशिया। एयर एशिया की शुरुआत तो जैसे मलेशियन एयरलाइन के द्वारा की गई थी वहाँ पे, उसके बाद किसी प्राइवेट एंटिटी ने इसको खरीद लिया, लेकिन अब ये 100% टाटा ग्रुप के पास है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ जेट एयरवेज, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये जेट एयरवेज तो पहले से ही प्राइवेट थी, इसका गवर्नमेंट क्या प्राइवेटाइजेशन करेगी। चलिए अब 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who founded the Pala dynasty in Bengal region of India? गोपाला। गोपाला के बेटे का नाम था धर्मपाला। ये धर्मपाला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी, और जो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये भागलपुर बिहार में है। उसके बाद बिहार में एक और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी पूछी जाती है, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना गुप्ता रूरल कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। थर्ड ऑप्शन पर आओ, महिपाला। महिपाला को हम कहते हैं सेकंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, क्योंकि पाल वंश का मतलब एक बार पूरा
पूरी तरीके से खात्मा हो गया था, लेकिन जो महिपाला है इसने पाल किंगडम को रिस्टोर किया था। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा होगा, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें 3 वंश शामिल थे, एक तो पाल, गुज्जर प्रतिहार और तीसरा था राष्ट्रकूट। ठीक है, उसके बाद मिहिरकुला पे आओ। मिहिरकुला से सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये पूछता है ये है कौन। हुन्स का इन्वेजन हुआ था इंडिया पर। ये हुन्स आए थे सेंट्रल एशिया से। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है जब हुन्स का इंडिया पर अटैक हुआ तो गुप्त का कौन सा राजा था, तो ये सकंद गुप्त राजा था। तो जब ये इन्वेजन हुआ ना तो हुनों का ये एक राजा था मिहिरकुला। बस यही पूछता है इससे। नेक्स्ट, द फर्स्ट इशू ऑफ वीकली पेपर हरिजन बाय महात्मा गांधी वाज पब्लिश्ड ऑन 11 फरवरी 1933। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, महात्मा गांधी जी के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी इसका बैकग्राउंड है वो क्लियर कराऊंगा। देखो 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी के बीच और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। इस पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्ट्रोड को ख़त्म कर दिया। अब जो ओप्रेस्ड क्लास है उनके लिए भी कुछ करना था महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा गांधी जी ने 1932 में एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। और 11 फरवरी 1933 को इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हरिजन। इमेज में देखो एक बार, ये डेट है 11 फरवरी 1933। अब महात्मा गांधी जी ने ये पूछता है कि ये हरिजन वर्ड क्यों दिया था। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन गया, जो हरिजन वर्ड है दिया किसने था, महात्मा गांधी जी ने। देखो एक तो है हरिजन वर्ड और दूसरा है दलित। जो हरिजन वर्ड है ये हम उसके लिए यूज करते हैं जो ओप्रेस्ड क्लास के पीपल हैं, सो कॉल्ड, जिनको हम लोअर क्लास पीपल कहते हैं। ये हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम अपने ही व्यक्तियों को मतलब ओप्रेस्ड क्लास तो है ही वो, क्योंकि उनका इतना शोषण हुआ है, लेकिन हमको उनको जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है इस तरीके से संबोधित नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी का भी यही विचार था। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को हम नाम देते हैं हरिजन। हरिजन का मतलब है पीपल ऑफ गॉड, या ये कह लो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। ये दलित वर्ड है, ये इसकी कोनोटेशन है नेगेटिव और इसकी है पॉजिटिव। देखो आपको समझाता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोनोटेशन। कोनोटेशन होता है शब्द के पीछे की भावना। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब 2 वर्ड देखो, एक तो मैं कहूँ इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा इंडिया तो इनक्रेडिबल है, ऐसा इंडिया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो वो हो गया इनक्रेडिबल। यहाँ पर इनक्रेडिबल का यूज पॉजिटिव वे में हो रहा है। लेकिन एक मैं ये कहूँ कि ये तो इनक्रेडिबल न्यूज है, यानी ये एक फेक न्यूज है, तो यहाँ पे इनक्रेडिबल का मतलब हो गया नेगेटिव। तो इसके कोनिटेशन की बात हो रही है, कोनिटेशन यहाँ पे हो गया नेगेटिव। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव कोनिटेशन में इसका तो हृदय है वो चाइल्ड लाइक है, चाइल्ड लाइक हार्ट, यानी ये पॉजिटिव बात है, बच्चों के जैसा दिल है इसका तो बिल्कुल साफ। एक हम कहते हैं चाइल्डिश बिहेवियर, ये नेगेटिव चीज़ है जिसको हम कहते हैं तो बचकाना हरकत कर रहा है, बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। ठीक है, इन चीज़ों में फ़र्क समझ में आया। चलो अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन वर्ड दिया था ताकि एक पॉजिटिव कोनोटेशन के रूप में लोगों के सामने आए। अब महात्मा गांधी जी से और क्वेश्चन कराता हूँ जो इनके न्यूज़पेपर पूछे गए हैं। न्यूज़पेपर बाय महात्मा गांधी जी, सबसे पहले है इंडिया ओपिनियन। इसको पब्लिश महात्मा गांधी जी ने 1903 में किया था। जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था इंडियन होने के नाते और
इनकी स्किन के कलर को लेके। तो इन्होंने इस इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में जो 1903 में पब्लिश हुआ था, ब्रिटिश अथॉरिटी को ग्रीवियंस भेजी थी, यानी ये शिकायत करना चाहते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है यंग इंडिया। ये जब महात्मा गांधी जी 1919 में इंडिया आ गए थे। देखो वैसे महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए ही हम 9 जनवरी को NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1919 में जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे तो इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की बात की थी। और 1919 में एक इनका पेपर पब्लिश हुआ था, नवीजन। उसके बाद 1933 में जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये हरिजन। अब देखो जो 1919 में पेपर पब्लिश हुआ था, इसमें सत्याग्रह और अहिंसा की बात की गई थी। लेकिन 1919 में एक ऐसी घटना हुई थी जो अहिंसा की बजाय बिल्कुल हिंसा कर दी थी अंग्रेज लोगों ने। आपको भी पता होगा, उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेट करा के यहाँ पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल के साथ कराऊंगा। आप 1 मिनट दो मुझे। अब एक बार आप राइट साइड में देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन। और ये जलियांवाला बाग है अमृतसर में। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने ईयर भी लिख रखा है। और इसके लिए जिम्मेदार थे जनरल डायर, जिनकी हत्या सरदार उधम सिंह जी ने लंदन में यानी ब्रिटेन में जाके की थी। उसके बाद ये पूछता है कि जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, वो रोलट एक्ट जिसको हम काला कानून भी कहते हैं उसके अपोज के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसमें इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया। और इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटवुड की उपाधि को त्याग दिया था, क्योंकि एक तरफ तो हमें उपाधियां दे रहे हो आप और दूसरी तरफ हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन को करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज स्टेम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सिटीजन को इंश्योर करते हैं कि अगर उनके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं। देखो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको आर्टिकल 32 में बताया गया है। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके लिए 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। अब ये जो रिट का कंसेप्ट है ये लिया गया है यूके के संविधान से। लेकिन जो फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे पास 6 हैं, इसको लिया गया है यूएसए के संविधान से, जो कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इनकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने दोनों आर्टिकल बता दिए, 32 और 226। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको बचाने के लिए या एनफोर्समेंट कराने के लिए 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। अब मान लो एक केस आ गया नेशनल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जाती है। इसमें राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 359 के तहत कि नेशनल इमरजेंसी में आपके सभी फंडामेंटल राइट, सिर्फ 2 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following policy replaced the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) during the economic reforms in Indian economy? इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया। देखो सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, पहले होता था फेरा, अब कर दिया FEMA। पहले इसके लिए वर्ड होता था रेगुलेशन। इसके बारे में बताऊंगा क्या है ये चीज़। देखो इसको 1974 में लागू किया गया था।
क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हुए थे इंडिया में 1991 में और इसको 2000 में। 2000 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइजेशन हो चुकी थी, क्योंकि 1991 में ही रिफॉर्म आ गए थे एलपीजी हमारे पास। इससे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होती है, इस पर सरकार अपना कड़ा नियंत्रण रखती थी। अगर कोई भी इसके तहत ऑफेंस पाया जाता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और जेल में भेज दिया जाता था। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी खुल चुकी है, हमारा विदेशी ट्रेड भी बढ़ रहा है, इसलिए अब इसकी जगह मैनेजमेंट वर्ड का उपयोग किया गया है, जो कि एक सॉफ्ट टर्म है। अब फॉरेन एक्सचेंज को हम मैनेज कर रहे हैं। अगर अब ऑफेंस मिला तो इसके लिए आपको मॉनेटरी पेनल्टी देनी होगी, यानी आपको पैसे भरने होंगे। ये एक प्रकार का सिविल ऑफेंस में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विजन एंड एम डिड इंडियन मिनिस्ट्रीज ऑफ पंचायती राज पोजेसिस टू अटेन डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब बाकी ऑप्शन देखो, पंचायती राज का एम ही ये था कि जो पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, गांव तक पावर को पहुंचाया जाए, ठीक है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू यानी इलेक्टेड बॉडी के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन फर्स्ट में ये कह रहा कि पंचायती राज के फाइनेंस को इंस्टीट्यूट किया जाए, ये तो गलत। जब आप पहले पावर को डिसेंट्रलाइज करोगे तभी तो ये चीज़ें आएंगी। अब इसमें आ गया सेंटर प्लानिंग एंड गवर्नेंस। सेंटर प्लानिंग करनी है तो आप पंचायती राज को बनाओगे ही क्यों। उसके बाद इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट मॉडल, ये भी नहीं है। अब हम बात करेंगे पंचायती राज से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज के फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात यानी गांव में राज की बात, ग्राम स्वराज की बात, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। इसमें आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का विजन था जो हमारे गांव हैं वो सेल्फ रूल करें, वो खुद स्वचालित करें। उन्होंने गांव के बारे में बहुत सपने देखे थे। तो इस डीपीएसपी को लागू करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया सरकार के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उसके बाद इसको इसी साल आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन अब तक जो ये पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, अब सिर्फ ये लागू करके देखा था। इसके बाद इसको 73वें संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इसको लागू 1993 में किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए ही हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो ये पंचायती राज का सिस्टम है इसको पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के बीच में रखा गया और शेड्यूल 11 में इसको रखा गया। अब जो पंचायती राज के पास हैं टोटल 29 विषय हैं जिन पर पंचायती राज काम करती है। अब पंचायती राज में पता है हमें 3 टायर की गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले लोकल लेवल पर ग्राम लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होगी पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। अब आप कमेंट करो भारत के ऐसे 3 कौन से राज्य हैं जहां पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता। मैंने बताया था पहले, एक क्वेश्चन आया है इसी वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज एसोसिएटेड विद द मैत्रेय डायनेस्टी? ध्रुव सेना सेकंड। और जो ये मैत्रेय डायनेस्टी है इसके फाउंडर पूछे जाते हैं कौन है, बहुत कम बच्चों को पता है। ये है बातार्क। ये ध्रुव सेना तो वही व्यक्ति हैं जिनको हर्षवर्धन ने हराया था। हर्षवर्धन ने
ध्रुव सेना सेकंड को हराया था। उसके बाद आओ नरसिम्हावर्मन, ये पल्लव वंश का राजा था साउथ इंडिया से। अजातशत्रु हरियंक वंश का राजा था। उसके बाद मिहिरकुला मैंने बता दिया, जो हुन्स का इन्वेजन हुआ था सेंट्रल एशिया से थे, जो सकंद गुप्ता के टाइम पे, उस समय ये राजा था। नेक्स्ट करते हैं, विच आइलैंड इज मेंशन एज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी वो आइलैंड जो नदी के बीच में है और वहां पे लोग रहते हैं, माजुली आइलैंड, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। माजुली से अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। माजुली जगह पर मनाया जाता है माजुली फेस्टिवल। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ गए। अब इसको असम में ही मनाया जाता है क्योंकि असम में जगह है। नवंबर के महीने में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महीने में माजुली फेस्टिवल बनाया जाता है, और ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे बनाया जाता है, लूट नदी के किनारे। जो ये लूट LUIT नदी है, ये ब्रह्मपुत्र का ही लोकल नेम है, ठीक है। ऑप्शन में मैंने देखा था ब्रह्मपुत्र नदी नहीं दिया, ये लूट नदी दे दिया। और जो ये माजुली आइलैंड है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है मिसिंग ट्राइब। इनका एक फेमस फेस्टिवल है, वो भी पूछा जाता है, जिसका नाम है अली आए लिगांग। उसके बाद जो माजुली डिस्ट्रिक्ट है असम में, ये भारत की इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक आइलैंड है, जो कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, और इसको 2016 में असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। और माजुली के पास 2 GI टैग भी हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सबसे पहले तो है माजुली मास्क, और एक है माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। इमेज देखो, मैंने इमेज लगा दी आपके लिए। ये आपको याद रखने हैं GI टैग, क्योंकि ये 2024 में ही दिए गए थे। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन को करते हैं, मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ साइट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। अब ये तो आपको याद ही करने हैं, जितने याद करोगे उतना ही फायदा है। अब देखो, जो क्लाउडेड नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है, और मयूर जारना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में, लेमारू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में, और चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 4 ठीक हो गया, 1 2 3 4। इसमें याद ही करना है, ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद ही करनी है, जितनी याद हो उतना अच्छा आपके लिए। वैसे इनमें कोई ये नहीं है कि क्या पता एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले, तो इसको आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया इज करेक्ट। अब देखो, मैं एक बार समझ लो इस चीज को। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद का फिनोमेना है। देखो, जो ये इस साइड ये इंडिया है, यहाँ पर अभी साइक्लोन आया हुआ है, तो अच्छे से मैप नहीं दिख रहा। अरेबियन सी में यहाँ पे साइक्लोन उत्पन्न होगा, और जिसमें इस साइड डायरेक्शन होगी, और उसके बाद ये है बे ऑफ बंगाल, इसमें इस साइड। अब हमें पता है कि पृथ्वी पर जेट स्ट्रीम चलती हैं इस साइड, तो ये अरेबियन सी से जो साइक्लोन उठेगा तो मॉइस्चर को पिक करेगा, तो जो ये इंडियन की स्टेट हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरला, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट है, उसको अफेक्ट करेगा, यहाँ पे बारिश होगी। और इसी प्रकार बे ऑफ बंगाल में ये इस साइड आएंगी, और जो हमारी जेट स्ट्रीम है इस साइड चल रही है, तो ये ईस्ट कोस्ट को अफेक्ट करेंगे, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बारिश आती है। उसके बाद वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस में ये एक विंटर का फिनोमेना है, इसमें सर्दियों में बारिश होती है। ये मान लो, देखो हमारे साउथ वेस्ट मानसून में लगभग 80% बारिश होती है, और जो 20% के लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये बारिश वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो कि सर्दियों में होती है, दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में। ये जो रबी की क्रॉप होती हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे गेहूँ के लिए। और ये जो नॉर्थ स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और जो वेस्टर्न हिमालय हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब ये क्या करती हैं, जो ये लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर।
आपको पता है पानी अलग तरीके से गर्म होता है और धरती अलग तरीके से, तो इसमें लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है। तो इसके कारण यहाँ से जो जेट स्ट्रीम चलती है ये यहाँ से मॉइस्चर पिक करने के बाद सीधा आएंगी इंडिया की तरफ। इंडिया में यहाँ पे टकरेंगे इनको हिमालय, हिमालय से टकरने के बाद विंटर में यहाँ पर बारिश होगी। इसलिए वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस के कारण ही भारत में जो सूखे जैसे हालात होते हैं गर्मियों में, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में, और सर्दियों में यही जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है बारिश का कारण बनती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया जनरली डेवलप और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, पढ़ लिया। यही अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी तो वेस्ट कोस्ट को इफेक्ट करता है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट कोस्ट को इफेक्ट करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है, और पोस्ट मानसून सीजन में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद सम ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब है ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात, ये अक्कर करते हैं रिट्रीटिंग मानसून के बाद, जब मानसून चला जाता है उसके बाद, यानी नवंबर दिसंबर के महीने में और विंटर के मंथ में इसमें बारिश होती है। मैंने बता दिया, लोकल लैंग्वेज में इस बारिश को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मावट भी कहते हैं कई जगह, मावट, जहाँ पे 20% बारिश होती है सर्दियों में। अब ये तीसरा ऑप्शन तो गलत है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड हैवी रेनफॉल टू साउथर्न इंडिया, नहीं। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस तो मेडिटेरियन सी और जो ये मिडल ईस्ट वाला इलाका है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है ये एसोसिएटेड है समर रेनफॉल से, नहीं। समर में तो रेनफॉल होती ही नहीं है, वो होती है जून जुलाई मानसून लगने के बाद, और वो उसका कारण है साउथ वेस्ट मानसून। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही ठीक है। मैंने कंसेप्ट भी बता दिया यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच मटेरियल वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर? स्टोन। अब देखो ये धोलावीरा की पिक्चरें हैं सभी, इनमें पत्थर का यूज किया गया है। धोलावीरा साइट पर जो आर्किटेक्चर है वो रॉक कट आर्किटेक्चर है। और धोलावीरा से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल एक एक क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, ताकि धोलावीरा अगर कंसेप्ट आया तो यहीं पे क्लियर हो जाए। धोलावीरा को जेपी जोशी ने 1968 में खोजा था, डिस्कवर किया था, और ये लूनी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र ऐसी साइट जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है वो धोलावीरा ही है। इसको सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में बांटा गया है, और इसको यूनेस्को के द्वारा 2021 में यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है। हड़प्पन साइट का सबसे अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिजर्वायर सिस्टम धोलावीरा का ही है। अगर कोई और ऑप्शन दे तो आपको प्रेफरेंस धोलावीरा को देनी है, क्योंकि यहाँ का सबसे अच्छा वाटर रिजर्वायर सिस्टम था। हड़प्पा सभ्यता की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी धोलावीरा में मिली है, और यहाँ पे 10 बड़ी लार्ज स्क्रिप्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन की मिली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्य समाज? अब देखो एक एक करेंगे ऑप्शनों को। पहला कह रहा है ये एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था, नहीं। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हायरार्की पर बेस्ड था, नहीं। ये तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी को नेग्लेक्ट करते थे, ये कहते थे कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। चलो मैं इनकी आइडियोलॉजी बता देता हूँ, आप इससे आसानी से जो ऑप्शन है इनको कट कर सकते हो। जो ये आर्य समाज है ये सपोर्ट करता था विडो रीमैरिज को और इंटरकास्ट मैरिज को, और ये अपोज करता था चाइल्ड मैरिज को। चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, और कास्ट सिस्टम को। अब दूसरा ये आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का सपोर्ट करता था, नहीं, गलत। और ये रिवाइवल ऑफ रिचुअलिज्म हिंदू अकिन टू पुरानिक ट्रेडिशन, नहीं। इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइज किया था, लेकिन इनका टोटल बेस था वैदिक ट्रेडिशन पर। अब चौथा देखो ऑप्शन, स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट, हाँ ये सही है। आर्य समाज के द्वारा ही शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो लोग हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम और क्रिश्चियन में बदल गए थे उनको वापस हिंदुइज्म में लाने का काम इस मूवमेंट के द्वारा किया गया था। और इन्होंने हिंदू रिलीजन में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म
के ऊपर बात की थी। अब आर्य समाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में मुंबई में। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर, यानी ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। ये बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। और इन्होंने 2 नारे दिए थे, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। और इनकी 3 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सत्यार्थ प्रकाश, ये तो सबसे जरूरी बुक है, रट लो। और एक है वेद भाष्य और दूसरी है वेद भाष्य भूमिका। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की थी, ये जो क्वेश्चन में पूछा ही गया है। 1886 में इन्हीं के एक लीडर, आर्य समाज के ही एक लीडर लाला हंसराज ने डेविड एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी लाहौर में। ये तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया में, मतलब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिल ही जाते हैं। उसके बाद 1902 में गुरुकुल पाठशाला की शुरुआत की गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से वन है वो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर की तो वर्षा होती हो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, टेम्परेचर हो 28 डिग्री सेल्सियस तक और ह्यूमिडिटी 74 डिग्री, और जो ट्री हैं उनकी कैनोपी 9 से 12 मीटर ऊंची होनी चाहिए, और उनके टाइप हैं। और ट्री के एग्जाम्पल भी बता दिए, पाम, जामुन, रीठा, खिरनी, इमली और नीम। ये होते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये वहीं पर फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे जो बारिश होती है अप्रोक्सीमेट 100 सेंटीमीटर के करीब होती है। ये भारत में सिर्फ 1% ही फॉरेस्ट है और ये ज़्यादातर हैं कोरमंडल कोस्ट पर। कोरमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है उसको कहते हैं। ये शायद इस वीडियो में क्वेश्चन आया है। उसके बाद है ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यही हैं जिनका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इन दोनों को मिलाकर ये लगभग भारत के 65% वन बनाते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट है इसमें तो बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच और ड्राई में 70 से 100 के बीच। और इसमें मॉनसून फॉरेस्ट हैं, इनके ट्री के एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। इसमें जो ट्री होते हैं वो है साल, टीक, शीशम, जो जनरल इंडिया में मिलते हैं पेड़। उसके बाद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। वो इंडिया में कहाँ पर होता है, ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में, पूर्वी और पश्चिमी घाट में, अंडमान एंड निकोबार में भी खूब पानी बरसता है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब आओ सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये होते हैं ऊंचाई वाले इलाकों पर, क्योंकि सब ट्रॉपिक में, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सब ट्रॉपिक में 28 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर तो होगा नहीं, इससे बिल्कुल कम होता है पहाड़ों पर। तो ये ऊंचाई वाली जगह पर, ये इंडिया में होता है। जो हिमालय की लास्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक रेंज और हिमालय रीजन में। अब आपको एक और फैक्ट्री वाइज करा रहा हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट हैं मिजोरम में। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, दोबारा रिपीट करा दिया। और भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने सभी 20 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया। आगे आने वाली सीरीज में हम ऐसे ही आईबी के सभी एग्जामों से क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से डिटेल में सभी क्वेश्चनों को करना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एसएससी, रेलवे, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आईबी के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों।